everybody, this is Digraj Singh Rajput. Welcome to Social School. इस वीडियो में क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर है एनवायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इस चैप्टर का फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूं। यह जो चैप्टर है आप लोगों के एग्जाम में आने वाला है। अगेन वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर एज द प्रीवियस चैप्टर्स वर। तो हमने सारे चैप्टर को इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ा है, इस चैप्टर को भी इंटरेस्टिंग तरह से पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम क्या है देखिए, एनवायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। कुछ ऐसा सा नहीं लग रहा ज्योग्राफी वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं? जी हाँ, ज्योग्राफी वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकल साइंस में पढ़ रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस में भी जो हमारी बुक है, कौन सी वाली? कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में ये जो एनवायरमेंट है, ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है, इनका क्या रोल है, इस चीज को ध्यान में रखकर पूरे चैप्टर को पढ़ना। मैंने आपको एक लाइन में बता दिया कि चैप्टर की थीम क्या है। चैप्टर की थीम बस सीधी सी ये है कि जिस तरह से हमने प्रीवियस चैप्टर्स में जैसे आप सिक्योरिटी की बात कर रहे थे, तो सिक्योरिटी को आपने वर्ल्ड पॉलिटिक्स के कंटेक्स्ट में समझा कि सिक्योरिटी सिर्फ ऐसा नहीं कि रात में सोते समय घर की कुंडी लगा के सुना है आपको। सिक्योरिटी क्या है, बड़े लेवल पर आप जिससे जाओगे तो सिक्योरिटी क्या है कि ट्रेडिशनल, नॉन ट्रेडिशनल, ये सारे एस्पेक्ट हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किए थे वर्ल्ड पॉलिटिक्स के कंटेक्स्ट में। वैसे ही आपको एनवायरमेंट और नेचुरल रिसोर्सेज को वर्ल्ड पॉलिटिक्स के कंटेक्स्ट में समझते चलना है। दिस इज द एसेंस, ये एसेंस है इस चैप्टर का। तो मैं यहां उम्मीद करता हूं कि आपको बड़ी थीम जो है चैप्टर की वो समझ में आ गई कि आखिरकार चैप्टर किस बारे में है। आई होप यू पीपल गॉट दिस कि चैप्टर है किस बारे में। क्लियर हुआ? तो आगे बढ़ते हैं, समझते हैं चीजों को। देखिए इंट्रोडक्शन क्या कह रहा है। इंट्रोडक्शन वही हेडिंग के बारे में सबसे पहले बता रहा है। अप्रोच हमारी यही होना चाहिए। आज आप 12th में हो, कल कॉलेज में जाओगे, फिर आगे और भी पढ़ोगे लिखोगे। तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, हमेशा पढ़ने का एक तरीका ये रखना, क्या कि किसी भी चीज को जो पढ़ रहे हो तो उसका जो टाइटल है ना, वो टाइटल अगर आपने एग्जैक्ट समझ लिया तो उसके अंदर का कंटेंट जो है वो समझने में कभी दिक्कत नहीं जाएगी। इसीलिए जैसे आप देखते हो तो क्या थंबनेल पे भी टाइटल ऐसे लगाए जाते हैं क्लिकबेट टाइप के कि टाइटल से आदमी कुछ समझ ले और अंदर आ जाए, है ना। तो वही चीज यहां भी रहती है। मैं तो सिंपल रखता हूं एक ही, इसीलिए यहां पे भी क्या आपको देखने को मिलता है कि एनवायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो एनवायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज हेडिंग जो है, तो ये हेडिंग क्या कह रही है? ये हेडिंग सिंपली ये कहना चाह रही है कि आपको ये जो एनवायरमेंट है, पूरी प्रकृति है, ठीक है, इस एनवायरमेंट और नेचुरल रिसोर्स को वर्ल्ड पॉलिटिक्स के कंटेक्स्ट में समझना है पूरे के पूरे चैप्टर में। तो ये जो एनवायरमेंट और नेचुरल रिसोर्सेज का इशू है, ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स में क्या रोल प्ले करता है, इंपॉर्टेंट है भी नहीं है, उन्हीं सारी चीजों के इर्द गिर्द चैप्टर घूम रहा है। क्लियर हुआ? फॉर एग्जाम्पल इट एनालाइजेस इन अ कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव सम ऑफ द इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल मूवमेंट्स against the backdrop of rising profile of environmentalism from the 1960s onward। तो ये भारी शब्द जो है, इन भारी शब्दों को अगर आसान करूं तो कहानी कुछ ऐसी है कि 1960s के बाद से आपको क्या देखने को मिल रहा है? 1960s के बाद से आपको ये देखने को मिल रहा है कि एनवायरमेंटलिज्म बड़ा है। एनवायरमेंटलिज्म क्या होता है? तो जैसे कोई भी कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म आइडियोलॉजी है ना, तो वैसे एनवायरमेंटलिज्म भी एक आइडियोलॉजी है। फेमिनिज्म जैसे एक आइडियोलॉजी, सोशलिज्म एक आइडियोलॉजी के फॉर्म में पढ़ते हो, तो वैसे ही एनवायरमेंटलिज्म भी एक आइडियोलॉजी के फॉर्म में पढ़ते हो आप, जहां पे क्या कहा जा रहा है, जहां पे सिंपल सी चीज बताई जा रही है कि एनवायरमेंट को आप सेंटर में रख के उसके इर्द गिर्द की चीजें समझ रहे हो, एनवायरमेंट के अलग अलग एस्पेक्ट्स को समझ रहे हो, उसको पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हो, ना कि एनवायरमेंट साइंस या फिर ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हो। ठीक है, तो ये एनवायरमेंट को इतनी तवज्जो देना कब स्टार्ट हुई पता है? एनवायरमेंट को इतना तवज्जो देना तब स्टार्ट हुई 1960s के टाइम पीरियड्स में, जब एनवायरमेंटलिज्म या फिर कंसर्न टुवर्ड्स एनवायरमेंट जो है तो वो राइज हो रहे थे। ठीक है, तब एनवायरमेंटलिज्म को इंपॉर्टेंस मिली। और उसी एनवायरमेंटलिज्म के कंटेक्स्ट में आपको ये समझना है, क्या समझना है कि एनवायरमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से मूवमेंट जो चले तो उसको ध्यान में रखते हुए एनवायरमेंट के लिए क्या स्टेप्स लिए गए वर्ल्ड वाइड, वो सारी चीजें जो इस चैप्टर का एसेंस रहने वाला है, वही वर्ल्ड पॉलिटिक्स में इशू ऑफ एनवायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, notions of common property resources and global commons too are assessed in this chapter। ठीक है, तो वही अब जब आप environment और natural resources को वर्ल्ड पॉलिटिक्स के कंटेक्स्ट में समझोगे तो वहां पे कुछ की टर्म्स आएंगे, जैसे कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, जैसे कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज एक शब्द आएगा आपको चैप्टर में, आप ग्लोबल कॉमन्स एक शब्द पढ़ोगे, तो ये क्या अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं वो समझेंगे। पैरेलल टू दिस, जैसा हर चैप्टर में देखा है कि वर्ल्ड में जो इश्यूज हैं वो तो हम समझ ही रहे हैं, पैरेलल टू दैट वी विल बी लुकिंग इनटू द इंडियन पर्सपेक्टिव। ठीक है, जो इंडिया वाला पर्सपेक्टिव है वो जरूर से हम देखेंगे, इंडिया वाला पर्सपेक्टिव भी हम जरूर से देखेंगे। तो इंडिया इन एनवायरमेंटल
डिबेट जो है, ठीक है, इंडिया ने क्या स्टेप्स लिया है इन्वायरमेंट्स के, इन्वायरमेंटलिज्म में इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या रोल है, तो वो सारे जो एस्पेक्ट्स रहेंगे, वो सारे एस्पेक्ट इसमें हम कवर करते हुए चलेंगे। समझ में आया यहां तक कि क्या थीम रहने वाली है, क्या पिक्चर, मतलब स्टोरी लाइन क्या रहने वाली पूरे के पूरे इस चैप्टर की। तो यहां अगर इस स्लाइड पे आपको चीजें क्लियर है तो आगे आपको सारी चीजें अपने आप क्लियर होगी। आपको जो रस रहता है चैप्टर का वो मैंने यहां क्लियर करवा दिया कि आखिरकार चैप्टर क्या होने वाला है। क्लियर हो गया? Here is the chapter environment and the natural resources. So these are the topics which we are going to study. Topics क्या क्या होंगे? Environmental concern in global politics. Global politics में environmental concern क्यों जरूरी है, तो मतलब इसी वीडियो में हम उस चीज को कवर करेंगे। अच्छा एस्पेक्ट रहेगा, एक एक पार्ट करते चलेंगे जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर किया था सारा, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल कंसर्न इन ग्लोबल पॉलिटिक्स, ग्लोबल पॉलिटिक्स में इन्वायरमेंट के टुवर्ड्स कंसर्न क्यों जरूरी है, क्या समस्याएं हैं और समस्याओं का समाधान क्या निकाला जा सकता है, वो चीज। द प्रोटेक्शन ऑफ ग्लोबल कॉमन्स, तो ग्लोबल कॉमन्स क्या होता है ये चीज समझेंगे हम चैप्टर में। कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये वाला पार्ट समझेंगे हम चैप्टर में कि कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, कि जो कॉमन तो है लेकिन सबके लिए अलग अलग है, ऐसी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है क्या, तो वो कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में पढ़ेंगे। कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, अगला टॉपिक क्या पढ़ेंगे, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। तो जैसे आपने ग्लोबल कॉमन्स पढ़ा वैसे कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज क्या होती है वो भी इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इंडियाज स्टैंड ऑन एनवायरमेंटल इशू, तो बहुत सारे एग्रीमेंट्स वगैरह में, ठीक है, UNFCCC, ठीक है, उसमें इंडिया का क्या है रोल, क्योटो प्रोटोकॉल की बात करेंगे। तो इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, जैसे वर्ल्ड वाइड एनवायरमेंटलिज्म जो बढ़ा है तो उसमें इंडिया का स्टैंड क्या रहा है, इंडिया का कंट्रीब्यूशन क्या रहा है, दैट इज द एस्पेक्ट व्हिच वी आर गोइंग टू कवर इन दिस पार्ट। एनवायरमेंटल मूवमेंट्स, वन और मैनी। अब ये जो लास्ट के 3 टॉपिक है ना, ये आपको सोचने का एक नया नजरिया भी देंगे, और ठीक है। तो एनवायरमेंटल मूवमेंट एक है या अनेक है, अलग अलग जगह हो रहा है, लेकिन सबका ऑब्जेक्टिव, निशाना, फिंगर्स जो पॉइंट आउट की जा रही है वो एक तरफ की जा रही है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट रहेगा, इंटरेस्टिंग इंटरप्रिटेशंस में दूंगा आपको एनवायरमेंटल मूवमेंट्स की वन और मैनी वाले पार्ट में। रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स क्या होता है वो समझेंगे। रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स, जैसे जियोपॉलिटिक्स किस चीज के लिए होती है, वेपन्स के लिए होती है, तो वैसे ही ऑयल हो गया, वाटर हो गया, तो दीज आर सम ऑफ दी क्रूशियल एस्पेक्ट्स, ठीक है, जिनके ऊपर क्या होती है, रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स होती है। वर्ल्ड आपस में क्या इन रिसोर्सेस को अपने कब्जे में करना चाहते हैं, मैक्सिमम कंट्रोल लेना चाहते हैं, तो वो रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स वाला पार्ट। फिर क्या है, द इंडिजिनियस पीपल्स एंड देयर राइट्स, एंड एट द एंड आप एनवायरमेंट और नेचुरल रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं, उसके कंजर्वेशन में, उसके प्रोटेक्शन में, उसके लिए जो स्टेप ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो इंडिजिनियस पॉपुलेशन के, लेकिन आप क्या कर रहे हो, उनको उनके राइट्स से डिप्राइव कर रहे हो। तो एक बैलेंस जो होना चाहिए कि इंडिजिनियस पॉपुलेशन, इंडिजिनियस पीपल आर द वन हु have the control, the one who should have control over environment and natural resources, but they are being deprived, they are being neglected। तो इंडिजिनियस पीपल्स जो होंगे, इंडिजिनियस मतलब वो वहां जो रह रहे हैं, उनके क्या अधिकार होना चाहिए। तो ये पूरा आपका कसा हुआ चैप्टर है, ठीक है, कसा हुआ चैप्टर बेसिकली 3 3 6 1 7, ठीक है, तो 3 3 6 1 7 और एक 8 पार्ट में हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा, ठीक है। छोटे छोटे टॉपिक भी है, कहीं कहीं कुछ कुछ, तो उन सबको एक एक टॉपिक एक एक करके जो अप्रोच हमेशा हमारी रही है, उसी अप्रोच के साथ में हम क्या करते हैं, इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। एक बार थम्स अप हो जाए जरा, ओ सॉरी लाइव थोड़ी ना चल रहा है तो रिकॉर्डेड है, लेकिन अपने मन में तो दे लो थम्स अप, ठीक है। तो अगर आपको यहां तक चीजें क्लियर है तो कि क्या कहना चाह रहा है आखिरकार पूरा चैप्टर, कौन कौन से टॉपिक है, these are the aspects which we are going to cover in this chapter, ठीक है। इस चैप्टर में हम ये सारे एस्पेक्ट्स को कवर करने वाले हैं। क्लियर है? तो पहला टॉपिक एनवायरमेंटल कंसर्न इन ग्लोबल पॉलिटिक्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस, ठीक है। एनवायरमेंटल कंसर्न इन ग्लोबल पॉलिटिक्स टॉपिक, वही अप्रोच ये रहेगी, टाइटल समझो क्या है कि एनवायरमेंट के टुवर्ड्स कंसर्न क्यों है ग्लोबल पॉलिटिक्स में। तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें कि वर्ल्ड वाइड जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, अलायंसेस बन रहे हैं, अलायंसेस टूट रहे हैं, सिक्योरिटी वगैरह, तो पूरा जो अभी तक हमने कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में बैकग्राउंड जो समझ के आए हैं, तो उस हिसाब से अगर जैसे हम देखें तो क्या रहा है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, या फिर कह सकते हैं जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है, तो उस ग्लोबल पॉलिटिक्स में हमने जैसे वॉर और ट्रीटीज को समझा है कि पॉलिटिक्स में तो वॉर और ट्रीटीज इंपॉर्टेंट होती है। हमने क्या देखा, राइज एंड डिक्लाइन ऑफ स्टेट पावर, वर्ल्ड बाइपोलर था, यूनिपोलर हुआ, मल्टीपोलर हुआ, तो राइज एंड डिक्लाइन ऑफ स्टेट पावर, the relationship between the government that represents their countries in the international arena and the role of intergovernmental organizations, United Nation वगैरह, ठीक है। तो ये सारी चीज हमने वर्ल्ड पॉलिटिक्स के पार्ट में देखी थी। हमने अभी तक जितना भी वर्ल्ड पॉलिटिक्स सीखा है इस क्लास की, इस बुक में, उसमें हमने इन सारी चीजों को देखा था, है ना, सही बोलो। लेकिन यहां पे चैप्टर इन्वायरमेंट और नेचुरल रिसोर्स क्या कर रहा है,
ठीक है, इजंट शुड बी द पार्ट ऑफ ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में पढ़ना चाहिए था, ये पॉलिटिक्स में क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप जैसे देखोगे ना तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स जो है तो वही ट्रेडिशनल नोशन नहीं चल रहा है कि अपने आप को सीमित रखेंगे। जैसे आपने क्या देखा कि सिक्योरिटी का ट्रेडिशनल नोशन अपने आप को सीमित रखता था सिर्फ वॉर और मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स तक, लेकिन वी एक्सपेंडेड द स्कोप ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स टू इंक्लूड इश्यूज लाइक पॉवर्टी एंड एपिडेमिक्स। लेकिन पॉवर्टी और एपिडेमिक्स जिसका आप कह सकते हैं कि सीधा सीधा पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन दे आर द इंपॉर्टेंट पार्ट टू बी डिस्कस्ड अंडर पॉलिटिक्स, है कि नहीं, क्योंकि पॉलिटिकल एक्शंस उन सारी चीजों को इन्फ्लुएंस करेंगे ही करेंगे। क्लियर हो रहा है, मेरी बात समझ में आ रही है। तो जैसे हमने देखा कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स को विजुअलाइज वॉर, ट्रीटीज, राइज एंड डिक्लाइन ऑफ स्टेट पावर, ऑर्गेनाइजेशंस, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, इन सारी चीजों से किया जाता है। लेकिन विद टाइम वर्ल्ड पॉलिटिक्स का डोमेन जो है वो एक्सपैंड हुआ है, डोमेन जो है एक्सपैंड हुआ है। वी हैव इंक्लूडेड पॉवर्टी, वी हैव इंक्लूडेड एपिडेमिक्स, बीमारियां, गरीबी, इन सारी चीजों को भी पॉलिटिकल चश्मे से देखा जाने लगा है। तो सवाल यहां पे बनता है क्या कि कैन देयर बी एनी अदर इश्यूज, क्या कोई और भी मुद्दे हो सकते हैं जिनके टुवर्ड्स वर्ल्ड पॉलिटिक्स का आउटलुक इंपॉर्टेंट होता है, या फिर वर्ल्ड पॉलिटिक्स को जो मुद्दे इन्फ्लुएंस करते हो, तो और भी मुद्दे हो सकते हैं क्या? तो बिल्कुल हो सकते हैं, जैसे एनवायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। समझ में आया? तो लुक इनटू दीज एस्पेक्ट्स। अब मैं जो आपको एस्पेक्ट्स बता रहा हूं, इन एस्पेक्ट्स को बहुत अच्छे से देखो और फिर आप वर्ल्ड पॉलिटिक्स से कनेक्ट करना। मतलब जो टॉपिक है हमारा एनवायरमेंटल कंसर्न्स, तो जैसे अगर आप इन मुद्दों को देखोगे, क्या हो रहा है कि थ्रू आउट द वर्ल्ड कल्टिवेबल एरिया इज barely expanding anymore and sustainable portion of existing agricultural land is substantial portion of existing agricultural land is losing fertility। क्या हो रहा है कि विद टाइम आप देख रहे हो कि कोई नया एग्रीकल्चरल लैंड डेवलप हो नहीं रहा है, और जितना था उसका हिस्सा जो है वो डिक्रीज होते जा रहा है, ठीक है। तो फर्टिलिटी जो है सॉइल अपनी खोती जा रही है। ग्रासलैंड्स हैव बीन ओवरग्रेज्ड एंड फिशरीज ओवर हार्वेस्टेड। अगर ग्रासलैंड्स वगैरह की बात करें तो ओवरग्रेजिंग हो रही बहुत ज्यादा, ठीक है। फिशरीज वगैरह जो है तो वो क्या होते चली जा रही है, मतलब जो फिशिंग ग्राउंड्स रहते हैं तो फिशिंग ग्राउंड्स भी क्या होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। जैसे आपकी बुक में नीचे फोटो दिया है वो अराल माउंटेन वाला। इनफैक्ट एक चीज और बता दूं मैं आपको कि जैसे इन टॉपिक्स को हम पढ़ेंगे ना, तो इन टॉपिक्स को हम पढ़ते पढ़ते जैसे कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज में हम क्या पढ़ेंगे, सैक्रेड ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जहां पे जो इंपॉर्टेंट लगेगा मैं सब पढ़ाते चलूंगा, घबराना मत, ठीक है। तो इतना वेट किया, पेशेंस रखा है, ठीक है। तो बेफिक्र रह के काम करते रहो, अपना आपको सारा कवर करवा दूंगा। क्लियर? तो देखो क्या है, तो जो मैं आपको बता रहा था कि लुक इनटू दीज एस्पेक्ट्स, तो जैसे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि एग्रीकल्चरल फर्टिलिटी डिक्लाइन हो रही है, ग्रासलैंड जो है वो ओवरग्रेज हो रही है, फिशरीज वगैरह ओवर हार्वेस्ट हो रही है, वाटर बॉडीज हैव सफर्ड एक्सटेंसिव डिप्लेशन एंड पॉल्यूशन। तो ये वाटर बॉडीज वगैरह जो है तो वो पॉल्यूशन के चलते क्या है, मतलब आप जैसे देख रहे हैं तो क्या है कि बहुत ज्यादा पॉल्यूट हो गई है। अब देखो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन रहता है, जब वाटर बॉडीज पोल्यूटेड रहेंगी तो आपके फूड प्रोडक्शन पे भी इंपैक्ट आएगा ही आएगा। साथ ही साथ आप जैसे देखोगे तो अकॉर्डिंग टू दी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2016, द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी की रिपोर्ट के हिसाब से 663 मिलियन पीपल इन डेवलपिंग कंट्रीज हैव नो एक्सेस टू सेफ वाटर। सेफ मतलब साफ शुद्ध पीने योग्य पानी जो है वो 1 2 4 नहीं, 663 मिलियन पीपल जो है तो दे डिडंट हैव द एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर। मतलब इतनी बीमारियां, एंड 2.4 बिलियन have no access to sanitation, resulting in the death of more than 3 million children every year। 3 मिलियन यानी कि कितना हो गया है, 30 लाख बच्चों की डेथ हो रही है सिर्फ क्योंकि उनके पास सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज नहीं है। समझ में आ रहा है? तो ये क्या है, अब सेफ ड्रिंकिंग वाटर ना होना, सैनिटेशन फैसिलिटी ना होना, तो हम बोल सकते हैं सेफ ड्रिंकिंग वाटर, दिस इज द इशू एसोसिएटेड विद एनवायरमेंट और नेचुरल रिसोर्सेज। एनवायरमेंट और नेचुरल रिसोर्सेज जुड़ा हुआ है, लेकिन अल्टीमेटली ये डेटा किसी कंट्री का है, किसी वर्ल्ड में जो अलग अलग कंट्रीज है उन कंट्रीज का डेटा है, और उन कंट्रीज के ऊपर जब एक पॉलिटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट बैठी है तो उस गवर्नमेंट को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि दीज आर द इश्यूज व्हिच आर कंसर्न्ड विद एनवायरमेंट बट आर इन्फ्लुएंसिंग देयर पॉलिटिक्स, आर इन्फ्लुएंसिंग देयर सब्जेक्ट्स। समझ में आया? सब्जेक्ट्स इन द सेंस कि जनता से ही तो सरकारें हैं, ऐसा। क्लियर हुआ? तो natural forest which help stabilize the climate, moderate water supplies and harbor a majority of planet's biodiversity on land are being cut down and people are being displaced। जंगलों में क्या हो रहा है, जंगलों को काटा जा रहा है, विस्थापन हो रहा है, ये भी एक मुद्दा है जो बताएं। लुक इनटू दीज एस्पेक्ट्स, ये सारी परेशानियों को देखो सब, ठीक है। कहीं पेड़ कट रहे हैं, कहीं पानी की कमी है, कहीं आप क्या देख रहे हैं कि सॉइल अपनी फर्टिलिटी खो रही है, कहीं आप देख रहे हैं ग्रासलैंड्स वगैरह पे ओवरग्रेजिंग हो रही है, ये सारी समस्याएं।
लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंटिन्यूज ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटाट इन द एरियाज व्हिच आर रिच इन स्पीशीज। और जब हैबिटाट का डिस्ट्रक्शन होगा, जब जंगलों को तोड़ दिया जाएगा, मतलब जंगलों को काट दिया जाएगा, तो वो तो जानवरों का घर था ना, अब वो जानवर कहां जाएंगे, पॉइंट ये है, ठीक है, वेयर विल दोज स्पीशीज गो। क्लियर हुआ? तो अ स्टेडी डिक्लाइन इन द टोटल अमाउंट ऑफ ओजोन इन द अर्थ स्ट्रेटोस्फीयर, कॉमनली रेफर्ड एज द ओजोन होल, poses a real danger to ecosystem and human health। अब जैसे अगर आप देख रहे हैं क्या है कि वर्ल्ड वाइड, मतलब ये सारे कंसर्न्स मैं आपको बता रहा हूं, वर्ल्ड वाइड क्या हो रहा है, जैसे आपको देखने को मिल रहा है कि वर्ल्ड वाइड ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा है, ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा है, ठीक है। एंड स्पेसिफिकली जिस अंटार्कटिका वाले रीजन पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि ओजोन की परत कमजोर हो गई, तो ओजोन डिप्लीशन हुआ, ओजोन होल कहला रहा है वहां पे, ठीक है। द कोस्टल पोल्यूशन टू इज, अब देखो कुछ बच्चे सोचते हैं ओजोन होल में कहीं से ऐसा जैसे छत के ऊपर से उजालदानी खुल नहीं जाती कि पूरा नीचे आने लगता पानी वगैरह सब, तो कहीं से ओजोन होल में ऐसा छेद होगा, तो जहां से क्या होता है कि पूरी अल्ट्रावायलेट रेज आ जाती होगी, सूरज की किरणें आ जाती होंगी और फिर वो पूरे उस पर घूमना चालू कर देती होगी पृथ्वी पे। तो ऐसा कोई गड्ढा नहीं हुआ है। ओजोन होल से मतलब ये होता है कि जैसे मान लो अगर ये इतनी लेयर है, ठीक है, इतनी मोटी अगर लेयर है ओजोन की, तो ओजोन की जो लेयर है ना वो कुछ पार्ट्स पर क्या हो गई है, थिन हो गई है, ऐसी थिन हो गई है, ठीक है, थिन हो गई है। और इवेंचुअली एक दिन ऐसा भी आएगा कि जिस दिन वो पूरी खत्म हो जाएगी, और जिस दिन पूरी खत्म हो जाएगी उस दिन हम भी खत्म हो जाएंगे। समझ में आया? तो ओजोन होल से मतलब ये कि जहां पे थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर जो हो रही, जो अर्थ को एक ब्लैंकेट प्रोवाइड करी हुई है, वो, ठीक है, ओजोन वो होता है। कुछ बच्चे गलत ही इंटरप्रेट करके चलते कि हाँ होल हो गया है, बस वहां से आ रही है अल्ट्रावायलेट रेज घुसते चले आ रही है, ठीक है। तो स्टेडी डिक्लाइन इन द टोटल अमाउंट ऑफ ओजोन इन द अर्थ स्ट्रेटोस्फीयर, कॉमनली रेफर्ड टू एज ओजोन होल, poses a real danger to ecosystem and human health. The coastal pollution too is increasing globally. Although the open sea is relatively clean, the coastal waters are becoming increasingly polluted, largely due to the land-based activities. ठीक है, अब आप क्या देख रहे हैं, ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा है, उसके साथ साथ क्या हो रहा है कि कोस्टल पोल्यूशन भी एक मेजर प्रॉब्लम है। कोस्टल रीजन्स में क्या हो रहा है, कोस्टल रीजन्स में जो पानी है वो पोल्यूटेड है। क्यों? क्योंकि सारा कचरा कहां जा रहा है, अल्टीमेटली समुद्र में जा रहा है। बड़े बड़े सिटीज जो है, जो कोस्टल सिटीज हैं, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं आपको एक चीज बताता हूं क्या, कि जैसे यहां पे भी लिखा है, ऑल्दो ओपन सी इज रिलेटिवली क्लीन, मतलब समुद्र एकदम बीच में जाओगे तो वहां पे क्लीन मिलेगा आपको, लेकिन मेनली द एरियाज नियर बाय लैंड, ठीक है, जहां ह्यूमन रेसिडेंस है, जहां पे मतलब ह्यूमन फुटफॉल्स हैं, जहां पे ह्यूमन बीइंग्स जाते हैं तो अपनी छाप तो छोड़ के आएंगे, कचरा तो फैला के आएंगे, ठीक है। तो द कोस्टल वाटर्स आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली पोल्यूटेड, लार्जली ड्यू टू दी लैंड बेस्ड एक्टिविटीज। तो जो लैंड बेस्ड एक्टिविटीज हैं, जो समुद्र जमीन के पास है, वहां ज्यादा आपको पोल्यूशन देखने को मिल रहा है। और अगर इसी तरह से क्या है, इफ दिस रिमेन्स अनचेक्ड, इंटेंसिव ह्यूमन सेटलमेंट ऑफ कोस्टल जोन्स अक्रॉस द ग्लोब will lead to further deterioration in the quality of marine environment। ठीक है, तो marine environment जो है तो वो और deteriorate होता चले जाएगा, ठीक है, क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट जो है तो वो और डिक्लाइन होता चले जाएगा, एंड दिस विल क्रिएट द प्रॉब्लम, दिस विल क्रिएट द प्रॉब्लम। इज दैट क्लियर? तो अब ये सारे आपने जो मुद्दे देखे, ये जो सारे इश्यूज मैंने आपको बताया, यू पीपल कैन इजीली रिलेट कि these all were the environmental issues। ओजोन लेयर का डिप्लीट होना, कोस्टल एरियाज में पोल्यूशन होना, वाटर सेफ ड्रिंकिंग वाटर ना होना, सैनिटेशन फैसिलिटी ना होना, डिफॉरेस्टेशन होना, ये सारे मुद्दे जो हैं तो इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं, इजंट इट? हाँ जी, सारे सब कुछ क्या है, इन्वायरमेंटल इश्यूज है। तो आर दिस जियोग्राफिकल इश्यूज और पॉलिटिकल इश्यूज? तो for sure you will be selecting the aspect of geographical issue. Then why do we are studying these aspects in political science? जब सभी मुद्दे भौगोलिक दृष्टिकोण से देखे जा सकते हैं, ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव से देखे जा सकते हैं, तो फिर उसे हम पॉलिटिकल साइंस में, राजनीतिक विज्ञान में क्यों पढ़ रहे हैं? सवाल ये है, देखो, तो क्या होता है, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच होती है कि कोई भी सब्जेक्ट अपने आप में अलग नहीं खड़ा होता है, और ये मैंने आपको सिखाया भी हमेशा कि सारे सब्जेक्ट्स को इंटरलिंक करके पढ़ा करो। तो दो द इश्यूज आर कंसर्न्ड विथ ज्योग्राफी और कह सकते हैं नेचर और एनवायरनमेंट, ठीक है, बट दिस इज क्लोजली एसोसिएटेड विद द पॉलिटिकल life of the world, this is closely associated with the world politics, global politics से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो if various governments take steps to check environment degradation of the kind mentioned above, these issues will have a political consequences in that sense, ठीक है। तो अब क्या होगा कि सारे मुद्दे जो हमने देखे अभी तक, जितने भी इन्वायरमेंटल इश्यूज, इन सारे इन्वायरमेंटल इश्यूज से अलग अलग कंट्रीज परेशान है, सारी अलग अलग कंट्रीज अपने अपने लेवल पे स्टेप ले रही है, ठीक है। तो जब स्टेप ले रही है तो क्या हो रहा है कि पॉलिटिकल एक्शंस लिए जा रहे हैं, और पॉलिटिकल एक्शंस के पॉलिटिकल consequences होंगे, पॉलिटिकल consequences होंगे। सो इन दिस सेंस, ठीक है, इन दिस सेंस
दिस इन्वायरमेंटल एंड नेचुरल रिसोर्सेस वाला इशू जो है इट इज क्लोजली एसोसिएटेड विद द पॉलिटिकल साइंस। समझ में आया? ठीक है, तो मोस्ट ऑफ देम आर सच दैट नो सिंगल गवर्नमेंट कैन एड्रेस देम फुली। और ये मुद्दे ऐसे हैं जैसे ओजोन होल का डिप्लीशन है, तो ऐसा अमेरिका, कैप्टन अमेरिका जाके अपनी शील्ड नहीं लगाएगा वहां पे। ठीक है, अब ये ओजोन होल वाला मुद्दा जो है, तो कुछ इश्यूज ऐसे हैं कि कोई एक सिंगल गवर्नमेंट से कुछ नहीं होना जाना है, वर्ल्ड लेवल पे हमें कोऑपरेट करना पड़ेगा। ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन और इन गैसेस के रिलीज के कारण, तो उन गैसेस के कंट्रोल के लिए हमें वर्ल्ड वाइड क्या करना पड़ेंगे, एग्रीमेंट्स, ट्रीटीज वगैरह साइन करना पड़ेगी। वी हैव टू टेक द कलेक्टिव एक्शंस। समझ रहे हो मेरी बात को? हमें कलेक्टिव एक्शंस लेना पड़ेंगे। तो इस तरह से आपको चीजों को कनेक्ट करते आना चाहिए, रिलेट करते आना चाहिए कि कैसे वो इन्वायरमेंट और नेचुरल रिसोर्सेज वाला मुद्दा पॉलिटिकल साइंस में इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कैसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिविजुअली वी कांट मेक एनी चेंज ऑन सच इश्यूज, ऑन सच कह सकते हैं इन्वायरमेंटल इश्यूज। ठीक है, तो देयरफॉर दे हैव टू बिकम अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स वेयर बाय डिफरेंट नेशंस इन द वर्ल्ड, ठीक है, हैव टू फ्रेम पॉलिसीज, हैव टू कम टुगेदर टू टेक एप्रोप्रिएट स्टेप्स। क्लियर? ठीक है, अब पैरेलल टू दिस अगर जैसे देखोगे तो ये जो इशू ऑफ इन्वायरमेंट और नेचुरल रिसोर्सेज है वो पॉलिटिकल इस सेंस में भी है। ठीक है, तो ये वही लिखा है, द इश्यूज ऑफ इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज आर पॉलिटिकल इन अनदर डीपर सेंस। क्यों? क्योंकि जब इन्वायरमेंट और नेचुरल रिसोर्सेज की हम बात करते हैं तो हु कॉज इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, कौन इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन कॉज कर रहा है? तो आप ऐसे तो बोलोगे मुकेश कर रहा है, रमेश कर रहा है। आप देखते हैं कि हाँ डेवलप्ड कंट्रीज कर रही हैं, डेवलपिंग कंट्रीज कर रही हैं, किसकी पॉलिटी जो है, मतलब किसकी पॉलिटी इन द सेंस कि कौन सी पॉलिटिकल यूनिट्स जो है ग्लोबल नॉर्थ या ग्लोबल साउथ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ठीक है, हु पेज द प्राइस, और इसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है अगर इन्वायरमेंट पॉल्यूशन हो रहा है, तो डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर, डेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर। तो फिर आप उसको पॉलिटिकल क्वेश्चन की तरह डील कर रहे हो, फिर आप उसको क्या कर रहे हो, पॉलिटिकल क्वेश्चन की तरह डील कर रहे हो। समझ में आया? एंड हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग करेक्टिव एक्शन। ठीक है, तो अगर डैमेज हो रहा है तो करेक्टिव एक्शन कौन लेगा ग्लोबल लेवल पे? हु गेट्स टू यूज हाउ मच ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ। नेचुरल रिसोर्सेज की अगर हम बात करें तो किसके पास कितना है, ठीक है, किसकी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनना चाहिए, जब नेचुरल डिग्रेडेशन की बात आ रही है तो कौन कितना वो करेगा। ठीक है, तो इस तरह से इन्वायरमेंट कंसर्न्स जो है, तो द इन्वायरमेंट कंसर्न्स और द क्वेश्चन associated with environment concerns are closely related with the political system of the world। ग्लोबल पॉलिटिक्स से बहुत ज्यादा जुड़े हुए रहते हैं। समझ में आया? तो although environmental concerns have a long history, awareness of the environmental consequences of economic growth acquired and increasingly political character from the 1960s onwards। तो इस पॉइंट को भी समझिएगा, इन्वायरमेंटल कंसर्न्स की अगर हम बात करें तो उसका एक बड़ा इतिहास रहा है, आज से ही मतलब नहीं है। हमेशा प्रकृति को बहुत महत्वपूर्ण समझा गया और उसके टुवर्ड्स क्या दिखाया गया, हमेशा कंसर्न भी दिखाया गया कि नहीं प्रकृति हमारी माँ है उस टाइप से। ठीक है, तो हमें उसका प्रोटेक्शन करना चाहिए। देखो ये तो इंडियन कल्चर में था, लेकिन फॉरेनर्स भी डरते थे कि नहीं नेचर का कंजर्वेशन जरूरी है, लेकिन उसके टुवर्ड्स कंक्रीट स्टेप्स जो है ना, उसके टुवर्ड्स, उसके कंजर्वेशन के टुवर्ड्स कंक्रीट स्टेप्स जो है तो वो 1960s से लेना शुरू किए गए। अब आपके मन में सवाल आया होगा 1960s में ऐसा क्या हुआ और क्या स्टेप्स लेना शुरू किए गए? आया? देखो बहुत क्रोनोलॉजी में चल रही सारी चीजें, मैंने अभी तक जो आपको बताया इतना जो भी एस्पेक्ट है 15-20 मिनट में, तो ये जितना एस्पेक्ट मैंने आपको कवर करवाया है ना, इस एस्पेक्ट का एसेंस क्या था? इस एस्पेक्ट का एसेंस था ये मैं आपको समझा पाऊं कि कैसे इन्वायरमेंट और नेचुरल रिसोर्सेज वाला मुद्दा वर्ल्ड पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हर वो इन्वायरमेंटल कंसर्न जो हमने अभी डिस्कस किया तो समवेयर और द अदर इट इज एसोसिएटेड विद वर्ल्ड पॉलिटिक्स, है ना। अब अगर थोड़ा सा और एक कदम आगे आए तो बात यह आती कि इन्वायरमेंटल कंसर्न जो है आज की परेशानी नहीं है, या फिर मतलब कह सकते हैं इन्वायरमेंट टुवर्ड कंसर्न हमने आज से दिखाना चालू नहीं किया है, ठीक है, उसका एक लंबा इतिहास रहा है। लेकिन 1960s के बाद में क्या होता है, इन्वायरमेंटल कंसर्न जो है तो उनको थोड़ा सीरियस लिया जाने लगा। क्यों लिया जाने लगा, कैसा लिया जाने लगा? तो देखो जैसे मैंने आपको बताया विद टाइम के अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स डेवलप होते हैं। जैसे मैंने बताया फेमिनिज्म जो है तो बैक इन कह सकते हैं, क्या कहेंगे, बैक इन 90s, लेट 90s में फेमिनिज्म इक्वल राइट फॉर मेन एंड वुमेन स्टार्ट हुआ। 11th की पॉलिटिकल थ्योरी वाली बुक में पढ़ा था, आपने ध्यान है, ठीक है। तो वैसे ही आप क्या देख रहे हो, वैसे ही अगर आप जैसे यहां देखोगे तो इन्वायरमेंटलिज्म भी क्या है, इन्वायरमेंटलिज्म एज एन आइडियोलॉजी डेवलप होती है 1960s में और प्रबल तरीके से आगे बढ़ती है, ठीक है। तो क्लब ऑफ रोम जो है तो एक मीटिंग होती है क्लब ऑफ रोम में, जैसे अगर आप देखेंगे तो सम इन्वायरमेंटलिस्ट केम टुगेदर। अब ये क्लब ऑफ रोम में क्या मीटिंग होती है, जैसे क्लब ऑफ रोम, ठीक है। तो ग्लोबल थिंक टैंक मतलब लोग विचार, मतलब ज्ञानी लोग आते हैं, विचार विमर्श करते हैं, जैसे हम नीति आयोग को थिंक टैंक बोलते हैं ना। तो क्लब ऑफ रोम में क्या होता है, इट इज अ ग्लोबल थिंक टैंक
पब्लिश्ड अ बुक इन 1972। इन्होंने जो बुक पब्लिश करी इट वाज एंटाइटल्ड एज, ठीक है, इट वाज एंटाइटल्ड एज लिमिट्स टू द ग्रोथ। लिमिट्स टू द ग्रोथ मतलब क्या है कि इन्होंने देखा, ठीक है, इस थिंक टैंक ने कंसर्न किया कि वी आर ग्रोइंग विथ अ रैपिड पेस, बहुत तेजी से प्रोग्रेस हो रहा है, विकास हो रहा है, लेकिन उन्हें समझ में आया कि विकास विकास दुबे है। कैसे? मतलब विकास ये जो है तो विकास घातक है। विकास घातक कैसे? विकास घातक ये है कि हम ग्रो तो कर रहे हैं, लेकिन हम जो पीछे बर्बाद करते आ रहे हैं ना, वो एक दिन हमारी ग्रोथ को बर्बाद कर देगा। मतलब वो हमें आगे आगे तो बढ़ा रहा है, लेकिन हम कितना आगे जा पाएंगे, दैट इज क्वेश्चनेबल। समझ में आया? तो क्लब ऑफ रोम क्या बोलता है, मतलब उन्होंने एक बुक पब्लिश करी एंटाइटल लिमिट्स टू द ग्रोथ। ये ऑब्जेक्टिव के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो जाती है क्लब ऑफ रोम के द्वारा कौन सी बुक पब्लिश की गई, ठीक है। ड्रामेटाइजिंग द पोटेंशियल डिप्लीशन ऑफ अर्थ रिसोर्सेज अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ रैपिडली ग्रोइंग वर्ल्ड पॉपुलेशन। लिमिट्स टू द ग्रोथ मतलब टाइटल वही बता रहा है कि जो ग्रोथ हो रही है उस पर लिमिट लगाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर जिस तरीके से अर्थ के रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके हम ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका क्या होगा, एक दिन ये बढ़ती पॉपुलेशन अर्थ के रिसोर्सेज ही खत्म कर देगी। ये सब चिंता जताई गई बैक इन 1972, ठीक है। तो ये मतलब क्या हो रहा है कि कंक्रीट स्टेप लिया गया ग्लोबल लेवल पे कुछ ऐसा जिसे रिकॉग्नाइज किया गया, ठीक है, क्लब ऑफ रोम के द्वारा। फिर जैसे अगर आप देखोगे तो फिर इंटरनेशनल एजेंसीज जैसे यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम यूएनईपी जो है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम जो है, तो उसने अलग अलग क्या करना स्टार्ट कर दिया, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस वगैरह कंडक्ट करवाया, प्रमोटिंग डिटेल स्टडीज टू गेट मोर कोऑर्डिनेटेड एंड इफेक्टिव रिस्पॉन्स ऑन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, ताकि एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स पे क्या हो सके और बेहतर स्टेप्स लिए जा सके और मोर कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम किया जा सके। उसके लिए क्या होने लगा, मीटिंग वगैरह कंडक्ट करवाना स्टार्ट करी इंटरनेशनल एजेंसीज ने, जैसे यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम। समझ में आ रहा है? ठीक है। उसी के साथ साथ जैसे अगर आप देखेंगे तो ये हो रहा है, फिर क्या होता है, वैसे ही जो अगला कंक्रीट स्टेप लिया जाता है वो अर्थ समिट के फॉर्म में होता है। अर्थ समिट के फॉर्म में 1992 में कहां पे, द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो ब्राजील जून 1992। पॉइंट ध्यान रखिएगा इसको अच्छे से। यहां जो मीटिंग हुई उसी मीटिंग को अर्थ समिट कहा जाता है। बेसिकली क्या है जो मैं आपको बता रहा हूं कि इन्वायरमेंटल कंसर्न्स जो हैं तो दे गेन अ पॉलिटिकल कैरेक्टर। पॉलिटिकल कैरेक्टर ऐसे कि अब वर्ल्ड वाइड जो अलग अलग पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, वो अपना कंसर्न जाहिर करने लगी। वो अपना कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अटेंशन जो है तो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स की तरफ देने लगी। ठीक है, अपना कंसर्न जो है वो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स की तरफ देने लगे। तो ऑल्दो इन्वायरमेंटल कंसर्न हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री अवेयरनेस, वही वाली बात होगी 1960 से वो तेज हुआ। तो जैसे क्लब ऑफ रोम, फिर यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, वैसे ही उसी लाइन में जैसे देखोगे तो अगला जो इंपॉर्टेंट स्टेप लिया जाता है वो लिया जाता है कहां पे, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है, यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट रियो डी जेनेरियो ब्राजील में होती है 1992 में। ध्यान रखिएगा यहां जो मीटिंग हुई थी इस मीटिंग को ही नाम दिया गया क्या, इट वाज आल्सो कॉल्ड द अर्थ समिट। ठीक है, अर्थ समिट। अब अर्थ समिट जो हुआ तो द समिट वाज अटेंडेड बाय 170 स्टेट्स, thousands of NGOs and many multinational corporations। तो इस अर्थ समिट का एजेंडा सिंपल वही था, इन्वायरमेंट और इन्वायरमेंटल कंसर्न से जुड़ा हुआ। तो इसको जो अटेंड किया गया तो 170 देशों के द्वारा, thousands of NGOs के द्वारा, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस के द्वारा अटेंड किया गया। 5 years earlier दी 1987, ठीक है। अब क्योंकि देखो क्या है 1987 में ये भी एक इंपॉर्टेंट स्टेप रहा था कि ब्रटलैंड रिपोर्ट जो है, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी के द्वारा ही ब्रटलैंड रिपोर्ट जो है निकाली जाती है। नहीं, यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी नहीं थे ब्रटलैंड, आई गेस शी वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ सम नेशन। ठीक है, और उन्हें यूनाइटेड नेशंस ने रिस्पांसिबिलिटी दी थी कि इन्वायरमेंट के मतलब इन्वायरमेंट को कंसीडर करते हुए आप एक स्टडी करो। जैसे मैंने बताया ना आपको यहाँ पे कि इन्वायरमेंट प्रोग्राम जो है यूएनईपी जो है तो वो अलग अलग इन्वायरमेंटल स्टडीज को, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स को प्रमोट कर रहा था। तो वहीं पे आप देखते हैं क्या कि ब्रटलैंड रिपोर्ट पब्लिश की जाती है मैडम ब्रटलैंड के द्वारा 1987 में। ठीक है, और उसका टाइटल क्या था, अवर कॉमन फ्यूचर। अब मैं आपको यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, अवर कॉमन फ्यूचर। तो हम ये जो शब्द सुनते हैं ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात पहली बार ब्रटलैंड रिपोर्ट जो थी, तो ब्रटलैंड रिपोर्ट की जो ब्रटलैंड कमीशन की जो रिपोर्ट थी जिसका टाइटल था अवर कॉमन फ्यूचर, इस डॉक्यूमेंट के अंदर पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसी किसी चीज का जिक्र हुआ था। मतलब आइडिया ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट यहां से निकल के आया था कि विकास इस तरह से होना चाहिए कि हमारे आज के रिसोर्सेस, हमारी मतलब रिसोर्सेस हमारी आज की पूरी जरूरतों को पूरा करें और आगे आने वाली फ्यूचर जनरेशन जो है
उनके लिए भी रिसोर्सेस बच सके। क्लियर हुआ? तो had warned that the traditional patterns of economic growth were not sustainable in long term, especially in view of demands of the South for further industrial development। ठीक है, तो जैसे अगर आपको यह समझना होगा तो अवर कॉमन फ्यूचर इस डॉक्यूमेंट के अंदर में ब्रेटलैंड रिपोर्ट में ये वार्निंग दी गई कि जो ट्रेडिशनल पैटर्न ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है, जिस तरीके से हम अभी तक ग्रो होते आए थे 1987 में बोल रहे हैं, ठीक है, वो सस्टेनेबल नहीं है, मतलब उसी तरीके से और ज्यादा लंबे समय तक ग्रो नहीं कर पाएंगे इन लॉन्ग टर्म, स्पेशली इन व्यू ऑफ डिमांड्स ऑफ साउथ फॉर फर्दर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ठीक है, मतलब जैसे नॉर्थ तो डेवलप हो गया था, वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, ये तो सब डेवलप हो ही गए थे। सदर्न कंट्रीज जो है तो वो डेवलपमेंट का पेस पकड़ रही थी, और फिर इन्हें चिंता होने लगी कि यार जितना पोल्यूशन, जितना एक्सप्लॉयटेशन नॉर्थ में जो डेवलपमेंट करने के लिए वेस्टर्न कंट्रीज ने, यूरोप ने करना था कर लिया है, अब वैसा ही सेम साउथ में भी डेवलपमेंट होगा तो वही पैटर्न दोहराया जाएगा। तो यहां पे वही कंसर्न रेज किया गया कि जो हमारा ट्रेडिशनल पैटर्न ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है, दिस इज नॉट गोइंग टू बी सस्टेनेबल, और अब जब सदर्न कंट्रीज भी ग्रो करेंगी तो दिस इज गोइंग टू क्रिएट अ प्रेशर ऑन द मदर अर्थ। ठीक है, तो ये आइडिया समझना है आपको कि ये 1987 के ब्रेटलैंड रिपोर्ट में पहले ही डिस्कस करा था। ठीक है, तो इन्हीं सारे कंसर्न्स पे बिल्डअप करते हुए यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट यानी कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करवाई दी जाती है रियो डी जेनेरियो में, अर्थ समिट के नाम से, और जिसमें फिर अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं। क्यों आए समझ में आया ना, मतलब शादी का न्योता देंगे तभी तो आएंगे, शादी तो हो रही है, लेकिन वो न्योता कहां मिल गया था? ब्रेटलैंड कमीशन की रिपोर्ट में मिल गया था, जहां अलार्मिंग सिचुएशन डेवलप कर दी गई थी कि हमें नेचर के बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। ठीक है, और उसी चीज को ध्यान में रखते हुए अर्थ समिट होता है। ठीक है, तो अर्थ समिट में सारे लीडर्स इकट्ठे हुए थे। ठीक है, इन्होंने बैठ के कुछ निष्कर्ष निकाला। क्या निष्कर्ष निकाला होगा? देखो, तो निष्कर्ष क्या निकाला था, आउटकम्स भी बताऊंगा मैं आपको, और उस आउटकम से पहले मैं आपको कंसर्न भी बताता हूं कि अर्थ समिट में कंसर्न्स क्या रेज किए गए थे, मतलब क्या चिंताएं जाहिर की गई थी वहां। ठीक है, तो देखो, द रिच एंड द डेवलप्ड कंट्रीज। अब थोड़ा सा बुक के बाहर चल के पहले मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं। देखो क्या है, वर्ल्ड है ये। ठीक है, तो अब इस वर्ल्ड में आप जैसे देखोगे ना, तो वर्ल्ड में क्या हो रहा है, जैसे अगर आप देखोगे तो वर्ल्ड में नॉर्थ अमेरिका है। ठीक है, वर्ल्ड में आप जैसे देखोगे तो यूरोप है वर्ल्ड में, यहाँ पे। ठीक है, ये पूरा यूरोप हो गया। वर्ल्ड में जैसे आप देखोगे तो अफ्रीका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया। ठीक है, इधर इंडिया वगैरह ये सारा सब कुछ हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो अगर आप जैसे एक पैटर्न देखोगे ना, तो एक पैटर्न क्या है, एक पैटर्न नॉर्मली ये है कि ऊपर वाली जो नदर्न कंट्रीज है ना, तो नदर्न कंट्रीज देखो, अमेरिका, कनाडा, यूरोपियन कंट्रीज, ये सारी कंट्रीज जो है क्या है, डेवलप्ड कंट्रीज की कैटेगरी में आ जाएंगी। ठीक है, ये सारी कंट्रीज एक तरह से डेवलप्ड कंट्रीज हैं। और वैसे अगर आप जैसे देखोगे तो वर्ल्ड का एक हिस्सा जो सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है ना, जैसे अफ्रीकन नेशंस हो गए, इंडिया हो गया। ठीक है, ये सारा अफ्रीकन नेशंस, इंडिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया को छोड़ देना, वो साउथ में होकर भी नॉर्थ का पार्टनर है। ठीक है, साउथ अमेरिकन कंट्रीज हो गए। तो ये कंट्रीज ऐसे कंट्रीज है जैसे ब्राजील वगैरह, ये कंट्रीज ऐसे हैं जो लेवल ऑफ डेवलपमेंट जिनमें कितना कैसा नहीं है, जिनमें लेवल ऑफ डेवलपमेंट वेस्टर्न कंट्रीज या फिर नदर्न कंट्रीज के जितना नहीं है। तो इकोनॉमिकली अगर देखा जाए ना, इकोनॉमिक चश्मे से, तो क्या होता है कि वर्ल्ड जो है ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ में डिवाइडेड है। इस तरह से वर्ल्ड जो है नॉर्थ साउथ में एक तरह से विभाजित है। ठीक है, अदृश्य तरीके से विभाजित है, जो उनके लिविंग कंडीशंस, लेवल ऑफ डेवलपमेंट, इन सारी चीजों पर डिपेंडेंट होता है। समझे मेरी बात? एक इंटरप्रिटेशन दे रहा हूं मैं आपको। तो वैसे ही अगर आप यहां देखोगे तो अर्थ समिट की जो मीटिंग हुई, 170 देश के रिप्रेजेंटेटिव्स आए, तो उसमें ऐसे भी देश के रिप्रेजेंटेटिव्स आए होंगे जो डेवलपिंग कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, और ऐसे भी रिप्रेजेंटेटिव्स आए होंगे जो कि डेवलप्ड कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जिनकी कंट्रीज ने खूब डेवलप कर लिया है। लेकिन क्योंकि मुद्दा प्रकृति का था, एनवायरमेंट का था, एनवायरमेंटल रिसोर्सेज का था, ठीक है, विच वॉज गोइंग टू इन्फ्लुएंस ईच एंड एवरीवन, तो सभी लोग आए थे। ठीक है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, क्लाइमेट चेंज होगा, ठीक है, तो सबके ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा ही ना उसका, वैसा। तो इसके लिए मीटिंग में आए सब थे। तो अब जब अर्थ समिट में आए सभी लोग थे, तो अब क्या होता है ना, वहां पे लेकिन दो सेक्शन थे, द रिच और डेवलप्ड कंट्रीज का, ठीक है, और पुअर और डेवलपिंग कंट्रीज का। तो रिच और डेवलप्ड कंट्रीज जो फर्स्ट वर्ल्ड की थी, ठीक है, तो उन्हें ग्लोबल नॉर्थ कहा गया, वर परसुइंग डिफरेंट इन्वायरमेंटल एजेंडा। अब इनका सोचने समझने का तरीका अलग था। और जो पुअर और डेवलपिंग कंट्रीज थी, जिन्हें थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहा गया, उन्हें क्या कहा गया, ग्लोबल साउथ कहा गया, और उनके कंसर्न्स अलग थे। समझ रहे हो मेरी बात को? समझ रहे हो कि नहीं, कि दोनों क्योंकि स्थिति अलग अलग है, दोनों की चिंताएं अलग अलग होगी। जैसे ग्लोबल नॉर्थ जो है, तो ग्लोबल नॉर्थ जो डेवलप्ड कंट्रीज थी, तो उनको क्या डर था कि दी नदर्न स्टेट्स जो है, तो दी नदर्न स्टेट्स वर कंसर्न विद दी ओजोन डिप्लीशन एंड ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो जो नदर्न स्टेट्स, ग्लोबल नॉर्थ की जो कंट्रीज आई थी, जो डेवलप्ड है, रिच है,
ठीक है, तो उन्हें ओजोन लेयर डिप्लीशन की चिंता थी, उन्हें ग्लोबल वार्मिंग की चिंता थी, और वो बात करते कैसे सुधार किया जाए, चलो हम अपनी इंडस्ट्रीज को अब और बढ़ाएंगे नहीं, ये वो सारी चीजें। लेकिन अब क्या होगा, मतलब ऐसा है कि क्या है कि एक बड़ा भाई एक छोटा भाई है, ठीक है, तो बड़ा भाई बोलता है ना कि यार अब अपने को बाहर नहीं निकलना चाहिए, अब तो सबको घर में रहना चाहिए, अब ट्रिप्स वगैरह नहीं करना चाहिए, जबकि वो खुद बहुत सारी ट्रिप्स वगैरह करके बैठा है, ठीक है, बहुत घुमा फिरा है, ठीक है, तो वो ऐसी बात कर रहा है। और छोटा भाई जो है तो वो भी समझ रहा है कि हाँ बाहर नहीं जाना चाहिए, माहौल सही नहीं है, लेकिन वो मनी मन ऐसा भी तो सोचता है यार तुमने तो सब कर लिया, ठीक है, हमें करने की बारी आई तो बोल रहे कि नहीं नहीं सबको घर में रहना चाहिए। समझ में बात को, एग्जांपल को, तो ठीक वही स्थिति यहां थी कि ग्लोबल नॉर्थ में सारी डेवलप्ड कंट्रीज थी एंड दे वर डिमांडिंग कि हाँ ओजोन डिप्लीशन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो वी शुड टेक सम स्टेप्स। लेकिन जो ग्लोबल साउथ के नेशन थे जो कि पुअर थे, डेवलपिंग थे, तो देवर इन द प्रोसेस ऑफ देयर डेवलपमेंट, उन्हें भी तो अपने देश की जनसंख्या को पॉवर्टी से बाहर लाना है, उन्हें भी अपने देश में विकास करना है, ठीक है। तो ग्लोबल साउथ के जो नेशंस थे, तो द सदर्न स्टेट्स वर एनॉक्सियस टू एड्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, ठीक है। तो इनकी स्थिति लेकिन अलग थी। इनकी स्थिति अलग कैसे थी कि ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी एक मुद्दा मान के चलना चाह रहे थे। अर्थ समिट में बात की जाए कि जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज है उनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में भी सोचा जाए, और साथ ही साथ इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट हो, ताकि क्या हो कि इन्वायरमेंट जो है पूरी तरह से जो ओजोन लेयर डिप्लीशन, ग्लोबल वार्मिंग है, ये ग्लोबल साउथ को भी समझ में आता है कि समस्या है, लेकिन बोल रहे कि यार समस्या तो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमारे ऊपर ढक्कन लगा दोगे। क्यों? क्योंकि उन्हें अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी देखना है। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप कनेक्ट कर पा रहे हैं क्या कि ग्लोबल साउथ का कंसर्न जो था अर्थ समिट में वो सिर्फ इन्वायरमेंटल कंसर्न था, लेकिन सॉरी ग्लोबल नॉर्थ का जो कंसर्न था वो सिर्फ इन्वायरमेंटल कंसर्न था, और ग्लोबल साउथ का जो कंसर्न था वो इन्वायरमेंटल कंसर्न के साथ साथ उनका अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट का भी कंसर्न था। समझे? ठीक है, तो उनका अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट का भी कंसर्न था। जैसे ये रेज योर हैंड इफ यू वांट टू सेव द प्लैनेट, तो उन्होंने प्लैनेट को सेव करने के लिए हाथ तो ऊपर करा, ये मतलब गरीब कंट्रीज के बारे में बताया जा रहा है, और अमीर कंट्रीज क्या है, फिंगर्स क्रॉस कर रही है हाथ ऊपर करने के साथ में। तो वो क्या दर्शा रहे हैं, क्यों? क्योंकि इन्हें इतना डैमेज पहुंचाया, और ये जो रिच कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, तो दे आर नॉट, मतलब they are showing that they want to save the environment, but they are the one who are the culprit for the deterioration of the environment and the natural resources। समझ में आया? तो वो कार्टून की मदद से बोला, एक मैसेज था, थोड़ा देने की कोशिश की गई। तो कंसर्न क्या थे अर्थ समिट में, ग्लोबल नॉर्थ का और ग्लोबल साउथ का? समझ में आया? ग्लोबल नॉर्थ सिर्फ इन्वायरमेंटल कंसर्न्स की बात करते थे, लेकिन ग्लोबल साउथ बोला था कि हम भी हैं, ठीक है, हमारा भी तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, और नो डाउट साथ ही साथ इकोलॉजिकल मैनेजमेंट, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट भी होना चाहिए। तो अल्टीमेटली व्हाट वाज द आउटकम ऑफ अर्थ समिट? अर्थ समिट के अगर आउटकम की बात की जाए तो द रियो समिट प्रोड्यूस्ड कन्वेंशंस डीलिंग विद क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी, फॉरेस्ट्री, recommended a list of development practice called Agenda 21, but it left unresolved considerable differences and difficulties. As I have told you कि अर्थ समिट में जो पार्टिसिपेंट्स थे तो वही अपने आप में विभाजित थे, ग्लोबल नॉर्थ, ग्लोबल साउथ में, ठीक है। उनके दोनों के कंसर्न आपस में कंट्राडिक्टरी थे, ठीक है, कंसर्न्स दोनों के कंट्राडिक्टरी थे। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं जैसे अगर आप देखोगे तो जो रियो समिट में जो कन्वेंशन हुआ था, तो वहां से जो आउटकम्स निकल कर आए ना, तो वो क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी, फॉरेस्ट्री, इन सारी चीजों से डील कर रहे थे, ठीक है। और उन्होंने लिस्ट ऑफ डेवलपमेंटल प्रैक्टिस भी पब्लिश करी, जिसे एजेंडा 21 कहा गया है। क्लास 10th की यादें ताजा हो रही है। एजेंडा 21 में क्या पढ़ा था दोस्तों? ठीक है, तो एजेंडा 21 में हमने पढ़ा था कि लोकल लेवल पे क्या हो जाएगा, जो गवर्नमेंट्स होंगी वो अपने अलग अलग एजेंडाज बनाएंगे टू कॉम्बेट पॉवर्टी, कॉम्बेट इन्वायरमेंटल डैमेजेस, ठीक है, डिसीजेस, इन सारी चीजों से लड़ने के लिए। लेकिन अब समस्या यहाँ पे यही है क्या कि बट इट लेफ्ट अनरिजॉल्व्ड कंसिडरेबल डिफरेंसेस एंड डिफिकल्टीज। तो डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज दोनों की क्योंकि चाह अलग अलग थी, तो इस समिट से नो डाउट एक बहुत इंपॉर्टेंट आउटकम निकल के आया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मुद्दा हाईलाइट किया गया। लेकिन आपको क्या देखने को मिल रहा है कि कोई कंक्रीट स्टेप ऐसा नहीं निकल के आया कि जिसने क्या कर दिया, सारे डिफरेंसेस को रिजॉल्व कर दिया गया। देयर वाज अ कंसेंसस ऑन कंबाइनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ विद इकोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कंसेंसस थे कि इकोनॉमिक ग्रोथ को कंबाइन करना है इकोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ में, और उसी के चलते सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आइडिया भी पिच किया गया कि हम ग्रोथ को नहीं रोक सकते, लेकिन ग्रोथ उस तरह से होना चाहिए कि वो हमारे आगे आने वाले जनरेशंस जो हैं उनके लिए रिसोर्सेज बचे रहे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? अगेन 10th, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रेफर्स टू अ वेरी सिंपल ल्यूसिड आइडिया वेयर बाय रिसोर्सेज या फिर डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस in a way that it is not damaging the
नीड्स ऑफ प्रेजेंट, इट इज नॉट हैम्परिंग द नीड्स ऑफ प्रेजेंट, along with it is also saving the resources for the upcoming generation. तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आइडिया जो है वो समिट में निकल के आया. The problem however was how exactly this was to be achieved. प्रॉब्लम ये थी कि आप बात तो कर रहे हो चलो कि इकोनॉमिक ग्रोथ को हम कंबाइन करेंगे इकोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ में, मतलब ग्लोबल साउथ के कंसर्न को कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस या फिर कह सकते हैं कि रिकॉग्नाइज तो किया गया कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एनवायरमेंट मैनेजमेंट होना चाहिए. लेकिन प्रॉब्लम ये थी, मतलब वो ये कि मैं आपका दुख समझ रहा हूं लेकिन उस दुख को कम करने के लिए कुछ समाधान नहीं दे पा रहा हूं. ठीक है, वैसे ही. तो द प्रॉब्लम हाउएवर वाज हाउ एग्जैक्टली दिस वाज टू बी अचीव्ड. ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को या फिर ये इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मैनेज करना है, तो ये अचीव कैसे किया जाए. ठीक है, सम क्रिटिक्स हैव पॉइंटेड आउट दैट एजेंडा 21 वाज biased in favor of economic growth rather than ensuring ecological conservation. तो कुछ क्रिटिक्स ये भी बोलते हैं कि एजेंडा 21 जो निकाला गया कि डिसीजेस को कॉम्बैट करना है, वो सारी चीजें, तो उसमें अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि इकोलॉजिकल कंजर्वेशन कम हो रहा है, आप इकोनॉमिक ग्रोथ पे ही फोकस कर रहे हैं. लेकिन बात तो हुई थी कि इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ इकोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी शेयर किया जाए. ठीक है, तो इस तरह से आप क्या देखेंगे कि आइडिया रिमेन ब्लरी. ठीक है, थोड़ा सा आइडिया ब्लरी रहा, लेकिन बात वही है क्या कि इकोलॉजिकल कंसर्न्स के ऊपर कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, 1960s के बाद से कुछ ना कुछ स्टेप्स लिए जाने लगे. समझ में आया यहां तक? आउटकम्स ऑफ अर्थ समिट तक चीजें समझ में आई तो एक बार मुस्कुरा दो, क्योंकि ये देखो अब फ्लो बन गया हमारा चैप्टर का. ठीक है, अब जैसे अगर हमने यहां तक समझ लिया चीजों को कि हाँ क्या स्टेप्स लिए गए, ये सारी चीजें, तो अब आगे हम इसी चीज को कनेक्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे और अगले टॉपिक को उठाएंगे. क्लियर हुआ? उसके पहले की इंपॉर्टेंट चीज, अल्टीमेट वेबिनार फॉर K-12 लर्नर्स. ठीक है, K-12 मतलब आप चाहे 6th में हो चाहे 12th में हो, कहीं भी हो. ठीक है, तो यू पीपल कैन ज्वाइन दिस वेबिनार. ये जो वेबिनार होना है यूट्यूब पर होना है, कितनी तारीख को? 3 तारीख को 4 बजे, शाम में 4 बजे 3 तारीख को वेबिनार होना है. इस वेबिनार में आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं. यू कैन परफेक्ट योर करियर पाथ. आई गेस काफी सारे बच्चों ने अनसेट एग्जाम भी दिया था, तो उस एग्जाम के रिजल्ट वगैरह भी आ गए, काफी बच्चों को स्कॉलरशिप भी मिली. तो उसके बाद में अगर आपको कोई डाउट्स वगैरह है तो यू कैन अटेंड दिस वेबिनार. ठीक है, इस वेबिनार को आप अटेंड कर सकते हैं, जहां पे विल बी डिस्कसिंग समथिंग अबाउट करियर. ठीक है, इफ यू वांट टू आस्क सम क्वेश्चंस यू कैन फिल द फॉर्म गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. ठीक है, तो आपके क्वेश्चंस वगैरह भी हम ले लेंगे. क्लियर हुआ? आई टीच फॉर क्लास 9, 10, 10th ऑन अनअकैडमी प्लस. तो अनअकैडमी प्लस पर आप क्लास 9th और 10th के पेड कोर्सेज में सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं यूजिंग द कोड दिगराज एंड यू विल गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट एंड come and learn live with me in those classes. 10th का जैसे बैच मेरा मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे चलता है, 9th का भी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे चलता है. और अगर आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, कोई भी सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, ठीक है, तो इफ यू आर यूजिंग द कोड यू विल गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट, जो कि इस समय स्पेशल प्राइस ऑफर में कितना चल रहा है? 45% ऑफ. यू कैन सेव अप टू 45% ऑन योर सब्सक्रिप्शंस. ठीक है, 6 से 12 तक क्लास तक में कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यू कैन सेव अप टू 45%. और उसके लिए आपको कोड यूज करना पड़ेगा DIGRAJ दिगराज. आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई है. तो अभी के लिए इस वीडियो को यहां पे समाप्त करते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टॉपिक यहीं से कंटिन्यू करेंगे. लूपिंग करके रखना. तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए. अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं. साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन, वी विल. थैंक यू वेरी मच.